नाराज होकर आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने सोमवार को बिरसा में बैठक लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देने की रणनीति बनाई। बैठक में यह बताया गया कि उनके भाई शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उनकी महापंचायत बुलाकर कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपये की वृद्धि, उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,500 की वृद्धि की घोषणा की गई थी, जिसमें भुगतान हेतु माह जुलाई में आदेश जारी हुआ था। जानकारी प्राप्त हुई कि उनके भाई की 5 घोषणाओं में सिर्फ 2 घोषणाएं का आदेश जारी हुए हैं, वह भी विसंगतिपूर्ण है। मिनी व उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के मानदेय में महज 750 रुपये की वृद्धि की गई। इसके विरोध में पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया। वर्तमान समय में कार्यकर्ताएं व सहायिकाएं बैठक कर मुख्यमंत्री के बैयर मलाजखंड के प्रवास के दौरान ज्ञापन प्रेषित करने की रणनीति बना रहे हैं। जिले के बिठली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घोघरा नाले के झरने में लापता दोनों युवक गोविंद पिता चमरू सिंह उइके 23 वर्ष ग्राम हर्रा नाला और प्रहलाद पिता फुल सिंह वरकड़े 23 वर्ष ग्राम कोड़पा निवासी का शव घटना के 48 घंटे बाद इसी झरने के पास से बरामद कर लिया। बिठली पुलिस ने दोनों युवक का शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक 2 युवक प्रहलाद वरकड़े और गोविंद उइके दुगलई से गोदरी के बीच सड़क निर्माण कार्य में मजदूरी से काम करने जाते थे। 9 सितंबर को बारिश हो जाने के कारण सड़क निर्माण काम बंद होने से प्रहलाद और गोविंद और सुखदेव उइके ही रुपझर निवासी के साथ मोटरसाइकिल में भगतपुर से हर्रा नाला की तरफ जाने निकले थे। 11 बजे करीब तीनों युवक मोटरसाइकिल में दुगलई और आमा नाला के बीच घने जंगलों से घिरे घोघरा नाला झरना पहुंचे, जहां पर प्रहलाद नाले में नहाने लगा और गोविंद सेल्फी ले रहा था। प्रहलाद ने नहाते नहाते वहीं युवक सुखदेव उइके को मोटरसाइकिल से शैम्पू का पाउच लाने के लिए बोला। सुखदेव जब मोटरसाइकिल से शैम्पू के पाउच लेकर लौटा तो वहां प्रहलाद और गोविंद दोनों युवक नहीं थे। सुखदेव ने दोनों को आसपास ढूंढा किंतु उन्हें कहीं दोनों दिखाई नहीं दिए। तब सुखदेव ने घोघरा नाले के झरने में गोविंद और प्रहलाद के लापता होने के संबंध में गांव वालों को बताया। ग्रामों के लोग पहुंचे गए और उन्होंने अपने स्तर पर गोविंद और प्रहलाद को झरने में खोजने के प्रारंभ किया, किंतु दोनों युवक उन्हें नहीं मिले। 10 सितंबर को दोनों युवक घोघरा नाले के लापता होने की सूचना मिलने पर रुपझर थाना प्रभारी वीरेंद्र वरकड़े, बिठली पुलिस चौकी प्रभारी भगत सिंह कुंजाम अपने स्टाफ के साथ घोघरा नाला पहुंचे। जिला मुख्यालय से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घोघरा नाला पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों मजदूर युवक को काफी खोज की, किंतु 4:30 बजे तक दोनों युवक के शव नहीं मिल पाए थे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। पुनः 11 सितंबर को 9:30 बजे एसडीआरएफ की टीम बिठली पुलिस चौकी और अपने स्टाफ के साथ घोघरा नाला पहुंचे थे, जहां इस दौरान वहां पर दोनों युवकों के परिवार वालों के अलावा आसपास के ग्रामों के दर्जनों से अधिक ग्रामीण भी आ चुके थे। घोघरा नाला के झरने में दोनों युवक की खोज की गई। इस दौरान दोनों युवक का शव झरने के निचले हिस्से में दिखाई दिया। दोनों युवक झरने के जिस स्थान में डूबे थे वहां से 100 मीटर की दूरी पर गोविंद के शव पत्थर में अटका हुआ था, तो वहीं 100 मीटर की दूरी पर प्रहलाद का शव भी पानी में उतराते हुआ देखा गया। बिठली पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों युवक के शव को झरने के नाले से बाहर निकाला। दोनों युवक के शव को मौके पर ही पंचनामा कार्रवाई की गई और उकवा के अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया। आगे मर्ग जांच की जा रही है। संभावना यह जताई जा रही है कि जहां झरने में प्रहलाद नहा रहा था और गोविंद सेल्फी ले रहा था, प्रहलाद ने नहाते नहाते वहीं खड़े सुखदेव को मोटरसाइकिल से रखे शैम्पू पाउच लाने के लिए भेजा था। इस दौरान संभव था प्रहलाद झरने में नहाते नहाते गहरे पानी में चला गया होगा, जिसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सेल्फी ले रहा गोविंद भी उसको बचाने के लिए दौड़ा होगा। फिर गोविंद भी प्रहलाद को बचाने के चक्कर में वही झरने में डूब गया होगा। तब तक सुखदेव मोटरसाइकिल से शैम्पू पाउच लेकर आया होगा। तब तक प्रहलाद और गोविंद झरने के पानी में डूब चुके थे। स्थायी कर्मी बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर ट्राइसेम हेडपंप मैकेनिक संघ ने बैनर तले जिला के सभी हेडपंप मैकेनिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 7 दिनों से उनकी जारी है, जिन्होंने आज 7वें दिन नगर में रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने के गुहार लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि ट्राइसेम हेडपंप मैकेनिक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सन 1984 से ग्रामीण क्षेत्रों में हेडपंप संधारण कार्य कर रहे हैं। भिंड जिले में ट्राइसेम मैकेनिक दैनिक वेतनभोगी वर्गीकृत हो चुका है। ट्राइसेम हेडपंप मैकेनिक प्रदेश भर में विभाग में रिक्त हुए पदों पर जैसे चौकीदार, स्टोर कीपर इत्यादि पदों पर कार्य कर रहे हैं। हेडपंप संधारण कार्य जोखिम भरा होता है। आवागमन व टूल पार्ट गिरने टूटने पर शासन के द्वारा एक्सीडेंटल क्लेम भी नहीं मिलता। प्रदेश भर में ट्राइसेम मैकेनिकों की संख्या 300 से कम।
ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर बेहतर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। कार्य के उपरांत घटना पर एक्सीडेंटल क्लेम दिया जाए। शासन के द्वारा वर्ष 2018 में 120 हेडपंप संधारण कार्य हेतु निर्धारित किया था। 2023 में 120 हेडपंप संधारण हेतु सौंपे गए। ट्राइसेम मैकेनिक प्रदेश स्तर पर अधिकांशतः 200 से अधिक हेडपंपों का संधारण कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2013 में ट्राइसेम हेडपंप मैकेनिक दैनिक वेतनभोगी कुशल श्रमिक की श्रेणी में कार्य कर रहे हैं। शासन ने आगरमालवा ट्राइसेम कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी कुशल श्रमिक श्रेणी में वर्ष 2013 से 2022 तक एरियस के रूप में भुगतान भी कर चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि ट्राइसेम हेडपंप मैकेनिकों को भी स्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारी जो मांगे हैं शासन से स्थायी कर्मी बनाए जाए। क्या है कि अपन सन 1995 से लेके आज दिनांक तक कम से कम हमारे को 30 साल के करीब करीब होने जा रहा है और शासन हमारे को जो है ध्यान नहीं दे रही है। शासन ध्यान नहीं देने के कारण आज हमको कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए। हड़ताल भी कर रहे हैं आप लोग अभी? हड़ताल भी चालू रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली के वार्ड नंबर 2 में लंबे समय से नालियों की पंचायत के द्वारा साफ सफाई नहीं करवाई गई, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही बीच रोड से गुजरी नाली भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में निवासरत लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड पंच व वार्डवासियों के द्वारा कई बार इसकी शिकायत पंचायत को की जा चुकी है, फिर भी तो सरपंच व सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त है। नाली की नियमित रूप से सफाई नहीं होने से परेशान वार्ड नंबर 2 अमोली के पंच के साथ ही वार्डवासियों ने 11 सितंबर को जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सरपंच सचिव पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए नाली की नियमित रूप से सफाई व क्षतिग्रस्त नाली का मरम्मत कार्य करवाए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत अमोली के वार्ड नंबर 2 के वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 2 की नालियों की लंबे समय से सफाई नहीं की गई और सरपंच सचिव के द्वारा वार्डवासियों को घृणा की निगाहों से देखा जा रहा है। वह मजदूरों के साथ वार्ड की आधी साफ सफाई करवाकर बंद करवा दिया गया, जिससे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे दुर्गंध आने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का भी भय बना हुआ है। साथ ही रोड के बीच से नाली का सीमेंटीकरण ढक्कन क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण आने जाने में भी परेशानी हो रही है। कई बार छोटे बच्चे व बड़े लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे। साथ में यह भी बताया कि कई बार पंचायत के जिम्मेदारों को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे वार्डवासियों में भारी आक्रोश है और वार्डवासी स्वयं नाली की सफाई कर रहे हैं। सफाई नहीं हुई यहाँ पे? कई दिनों से नहीं होती साफ सफाई। तो किस तरह से परेशानी होती है आप सब लोगों को? गंदगी भरी हुई है, बीमारी हजारी फैली हुई है उसमें। अच्छा, दुर्गंध आती है गंदगी की? हाँ, तो बीमार भी हो रहे हैं क्या वार्ड में? बीमार भी हो रहे हैं वार्ड नंबर 2 में। अच्छा, आपने इसकी कभी शिकायत नहीं किया पंचायतों में? साथ में पंच के पास उसके पास जाते हैं, पंच महोदय के पास? पंच के पास, तो उनके पास लग जाओ तो हाव भाभी करके बोल देते हैं, आगे जाते हैं तो हाव फिर जाते हैं कहते हैं, और आते हैं तो करते ही नहीं साफ सफाई। आए थोड़ी देर करे और चलते बने। अच्छा, नियमित रूप से पूरी सफाई नहीं करते? ठीक क्या? तो ये मांग है भैया कि हमारे जो पंचायत के सरपंच सचिव महोदय हैं आधी अधूरी साफ सफाई करवाते हैं और कर्मचारियों को तुरंत में बुलवा लेते हैं और उसके बाद उनको बोलने जाओ तो बोलते हैं इससे बाद हमको कोई साफ सफाई नहीं करना है। यहाँ तक कि ये जो क्रॉस नाली है यहाँ पे कई बार हादसा हो चुका है, इसकी सूचना हमने मौखिक के साथ साथ लिखित में भी मैंने कई बार वार्ड वासियों की साइन लेकर के 200 बार पंचायत में दे चुका हूँ। यहाँ तक कि जनपद पंचायत में भी दे चुका हूँ, कलेक्टर ऑफिस में भी दे चुका हूँ, मगर आज दिनांक तक के कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह से जब इस विषय पर ग्राम पंचायत अमोली के सचिव राजेश मेश्राम से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 2 की नाली की साफ सफाई करवा दी गई है और पंच व वार्डवासी जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सफाई नहीं की गई, जो गलत है। पंच को सफाई के लिए मजदूर भी उपलब्ध करवाया गया था, परंतु उन्होंने अपने वार्ड की सफाई न करवाते हुए दूसरे वार्ड में मजदूर को भेज दिया गया था। साथ ही हमें बताया कि वार्ड नंबर 2 में पक्की नाली स्वीकृत हो चुकी है। राशि प्राप्त होते ही नवीन नाली का निर्माण कार्य जल्द ही किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता तक अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य व जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, ताकि वर्ष 2023 में पुनः सरकार बन सके। परंतु लालबरा नगर मुख्यालय से आज 8 महापुरुष राजनीतिक दबाव में प्रशासन ने जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, अब तक व्यवस्थित नहीं किया गया, जिसके कारण स्थानीय बस स्टैंड में कीचड़ व गंदगी फैली हुई। वहीं थाने के आगे से लेकर मजार तक नाली क्षतिग्रस्त हो चुकी है और अगर 1 घंटे तेज बारिश हो जाती है तो रोड के ऊपर से गंदा व बारिश का पानी बहते रहता है,
जिससे स्थानीय दुकानदार, निवासरत लोग व राहगीरों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के द्वारा निकाली जा रही इस जन आशीर्वाद यात्रा में नगर मुख्यालय के जागरूक नागरिकों व कांग्रेसियों ने कहा कि अगर 18 वर्ष तक भाजपा सरकार ने विकास कार्य किया है तो जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए फिर उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही, जबकि लालबरा मुख्यालय विकास से कोसों दूर है। वहीं बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग भी खस्ताहाल हो चुका है व इसी खस्ताहाल मार्ग से भाजपा का जन आशीर्वाद यात्रा लालबरा मुख्यालय 11 सितंबर को रात करीब 9 बजे तक पहुंचेगी। 11 सितंबर को शाम 7:30 बजे के बाद कंजे से भाजपा की इस जन आशीर्वाद यात्रा बालाघाट जिले में प्रवेश करेगी, जो कंजई, नेवरगांव, सिहोरा, पतरशाही होते हुए लालबरा मुख्यालय में कृषि उपज मंडी में आयोजित जनसभा में पहुंचेगी। लेकिन कंजई से लेकर लालबरा तक ही कहीं भी भाजपा का विकास नजर नहीं आया, बल्कि हर जगह भाजपा की नाकामियां भी दिखाई दी, जिसमें बालाघाट से सिवनी पहुंच मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे, नगर मुख्यालय से मजार से लेकर बस स्टैंड तक हाईवे मार्ग से बहता हुआ गंदा पानी, बस स्टैंड में फैली गंदगी व जन आशीर्वाद यात्रा के लिए आयोजित जनसभा स्थल कृषि मंडी कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू में फैली गंदगी, वहीं इसकी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नाकामियों को दर्शाता है। बता दें कि यहाँ के खिलाड़ियों के खेलने के लिए ना तो इंडोर स्टेडियम है और ना ही आउटडोर स्टेडियम, जबकि युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के बहुत से खिलाड़ी विभिन्न खेलों में राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन उन्हें बेहतर सुविधाएं व खेल मैदान नहीं होने के कारण उनका खेल के प्रति धीरे धीरे रुझान भी अब कम होता दिखाई दे रहा है। वहीं खिलाड़ियों के द्वारा इस संबंध में अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों से खेल मैदान की मांग की गई, परंतु उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला है। तो ये अभी बीच में जनवरी में माननीय विधायक के आदेश अनुसार तहसीलदार के ने जो यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई करे थे कि इसको नेशनल हाईवे बन रहा है, रोड चौड़ी होगी, ये होगी, और उस हिसाब से अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आज पूरे 9 महीने बीत चुके हैं और अभी यहाँ आज आप झंडे देखेंगे, जगह जगह झंडे लगाए गए हैं। एक की वो कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी बस व्यवस्था कुछ दिख रही है अभी, वो आज के लिए केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ विकास अभी तक हुआ नहीं है। पिछले 33 सालों से भाऊ इस क्षेत्र से विधायक हैं, जिन्होंने अभी तक ऐसा लालबरा में कोई विकास का काम किया नहीं। और सरकार लगातार बीजेपी के 18 साल से मध्य प्रदेश में है और इन्होंने ढिंढोरा तो बहुत पीटे हर जगह पर कि हमने विकास किए हैं, हर क्षेत्र में विकास की, पर विकास के नाम पे कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी धरातल पे दिखती नहीं है कि जिससे ऐसा लगे कि विकास हुआ है। लालबर्रा को देख लो कि लालबर्रा में आज है तो इतनी गंदगी फैली हुई है कि बस स्टैंड देखो तहस नहस है, बसें रोड पे खड़ी होती हैं, आवागमन में बहुत सारी बाधा होती है, पानी गिर जाए तो मुख्य बस स्टैंड में पानी भर जाता है। और लालबर्रा बस स्टैंड से लेकर के सेंट्रल बैंक के वहाँ तक इतना पानी भरा रहता है कि लोग तो परेशान रहते हैं बारिश होने के कारण, और इतनी गंदगी बच जाती है कि लोग वहाँ पे नाक नहीं दी जाती, आने के सामने भी इतनी गंदगी है वहाँ पर। क्या की विकास रहता है? आज कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है या कोई बड़ा नेता आ रहा है इसलिए रोडों को धुलवाई जा रही है, और नहीं तो 8 महीने से यहाँ पर है तो इतनी गंदगी फैली हुई थी, कोई धुलाई नहीं हुई, कोई साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया। हमने सुने हैं कि आज कंजई से उनकी यात्रा प्रारंभ होने वाली है और यहाँ शाम में लालबर्रा पहुँचने वाली है। जो बीच में गंदगी का आलम बहुत सारा बस स्टैंड में बना हुआ है, और इसी बीच में अगर 1 आध घंटा पानी आ जाए तो पूरा बस स्टैंड से लेके पूरा मजार चौक तक न उनकी गाड़ी आ सकती है न जा सकती है। अवस्थाओं के बीच में अरे काय का जन आशीर्वाद यात्रा, ये तो विकास यात्रा नहीं, ये तो विनाश यात्रा समझ में। वाराणसी नगर के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 11 सितंबर को खेल व युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में आयोजित विकास खंड स्तरीय एमपी यूथ गेम्स का समापन किया गया। इस 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 10 सितंबर से प्रारंभ किया गया, जिसमें 18 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 10 सितंबर से प्रारंभ किया गया। इसमें 18 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है। इस दौरान नगर सहित क्षेत्र के 18 वर्ष की आयु से कम बालक बालिकाओं के द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रथम दिवस कायदी हाई स्कूल मैदान में विकास खंड स्तरीय एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, खो खो, तैराकी, कुश्ती, मलखम्ब, फुटबॉल, हॉकी सहित अन्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें शासकीय व प्राइवेट विद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक व बालिकाएं व टीम का चयन किया गया। वहीं प्रतियोगिता के दूसरे दिन नगर के वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 100 मीटर दौड़, 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर दौड़
रिले रेस, गोला फेंक तथा तवा फेंक जैसे एथलीट्स प्रतियोगिताएं भी की गई। वहीं इंडोर स्टेडियम में कबड्डी, जूडो, योगासन, टेबल टेनिस। वाराणसी नगर में स्थित टेलीबाई शासकीय माध्यमिक स्कूल परिसर में सभा कक्ष 11 सितंबर को पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन के द्वारा किए जा रहे भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि पेंशनरों को जनवरी से बकाया एरियस नहीं दिया गया, पिछले 27 महीने का भी एरियस नहीं दिया गया, अर्जित अवकाश का भुगतान स्थानीय स्तर पर नहीं किया जा रहा है, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा आज तक वाराणसी के शिक्षकों के अर्जित अवकाश का भुगतान नहीं किया गया, सहित अन्य प्रकार की बातों को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए आगामी समय में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर मांगों को तत्काल ही पूर्ण करवाने की बात कहते हुए मांगे पूर्ण न होने पर सरकार के खिलाफ कैंपेन करने की भी बात कही। तो वहाँ एक प्रदेश स्तर पर सभी जितने हमारे जो केवल पेंशन की बात कर रहा हूँ, केवल हमने ये तो अगर हम भी बने, अगर संगठन भी बने, तो मेरा विभागवार बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बना लिया एजुकेशन बना लिया, लेकिन विभागवार बने और विभागवार बन करके हम लोग सब इकट्ठे मिले है तो मांग तो आपकी और हमारी सबकी एक ही है। 49 विधानसभा चुनाव को अब महज ही कुछ महीने बच गए, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। तो वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपनी पहली सूची जारी कर दी गई, किंतु बहुत सी पार्टियों के द्वारा अभी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। देखने में यहां आ रहा है कि कुछ पार्टियों के द्वारा उनके समर्थकों ने पहले से ही पार्टी के कार्यक्रमों के आमंत्रण में जनप्रतिनिधियों के नामों के सामने पहले से ही विधानसभा प्रत्याशी का नाम लिखना शुरू कर दिया गया है, जिससे अन्य जनप्रतिनिधियों में इसको लेकर रोष का माहौल व्याप्त है। वहीं अपना गुस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उतार रहे हैं। ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्रमांक 111 बालाघाट का है, जहां पर अभी भाजपा के द्वारा अपने प्रत्याशियों की सूची जारी भी नहीं की गई और पार्टी के कार्यक्रमों में उनके समर्थकों के द्वारा मौसम हरीण खेड़े के नाम के सामने पहले ही बालाघाट विधानसभा के प्रत्याशी लिखना शुरू कर दिया गया, जिससे अन्य उम्मीदवार व पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है, जो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी पार्टियों ने अपने पूरे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा या सूची जारी नहीं की, जिससे अभी भी जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं में यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनकी विधानसभा से पार्टी के द्वारा किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर किसे पार्टी के द्वारा पार्टी की कमान देते हुए प्रत्याशी बनाया जाएगा। यह अभी पूरी तरह से गोपनीय है और जल्द ही पार्टियों के द्वारा अपने दावेदारों की घोषणा भी करने की बात कही जा रही है, जिसमें जिले की कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनताओं में भी यह भारी उत्सुकता है कि उनके विधानसभा से किससे पार्टी प्रत्याशी बनाती है। और रही बात बालाघाट विधानसभा की, तो बालाघाट विधानसभा, वाराणसी विधानसभा, कटंगी विधानसभा ऐसी कुछ विधानसभाएं हैं जहां पर प्रत्याशियों का चयन करने में पार्टी आलाकमान के पसीने भी छूट जाएं और निश्चित ही जब यहाँ के प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो कई पार्टी कार्यकर्ता और दावेदारी करने वाले पार्टी से बगावत कर देंगे। किंतु यह देखने में यह भी आ रहा है कि बालाघाट विधानसभा 111 से अभी भी भाजपा के द्वारा अपने पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। वह उसके बावजूद भी अभी हाल ही में होने जा रहे विकास पर्व के आमंत्रण से पहले ही मौसम हरीण खेड़े के नाम के आगे विधानसभा प्रत्याशी मौसम दीदी कहकर लिखा जाने लगा है और यहाँ मैसेज पार्टी संगठन के ग्रुपों में भी वायरल हो रहा है, जिस पर पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा इसका विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना विरोध करना भी शुरू कर दिया गया है। जिस पर विरोध कर रहे कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के द्वारा इस बात की शिकायत दिल्ली आलाकमान से करने की भी बात भी सोशल मीडिया पर कही गई, क्योंकि उनका मानना है कि इस प्रकार से यदि उनके साथी पदाधिकारियों के नाम दावेदारी की लिस्ट में संगठनों के ग्रुपों में चलने लगेंगे तो इससे कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है, क्योंकि अभी पार्टी के द्वारा किसी को भी अधिकृत रूप से बालाघाट विधानसभा का प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया और कहीं ना कहीं जब से गौरी भाव के द्वारा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही गई तब से ही कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने को लेकर रुझान भी बढ़ गया है। वह कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे वह भी इस चुनाव में अपनी दावेदारी रखना चाह रहे हैं, किंतु पार्टी के द्वारा बिना प्रत्याशी घोषणा किए ही कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा संगठन के ग्रुप में मौसम हरीण खेड़े का नाम के पहले ही विधानसभा दावेदार लिखकर मैसेज भेजना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के व पदाधिकारियों की भावनाओं को आहत कर रहा है, जिसका दुख सोशल मीडिया पर बयान किया जा रहा है।
हमारे द्वारा इस पूरे विषय को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। 2 दिन पूर्व 9 सितंबर को नगर के महावीर चौक स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में हुई लूट के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में महाराष्ट्र गोंदिया के आमगांव वार्ड नंबर 3 महारी मोहल्ला निवासी अनमोल पिता मानिकलाल आरसे और थाना किरणापुर ग्राम लवेरी वार्ड नंबर 7 निवासी रीनापति लोकेश बम्बुरे के नाम समावेश है, जहां पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिस पर लूट के दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 392, 506, 34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि महावीर चौक स्थित मां ज्वेलर्स में हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से लूट की सामग्री सहित लूट करने में उपयोग में लाई गई अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में भी अपराध दर्ज है, वहीं विभिन्न थानों से आरोपियों के अन्य अपराधों को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिन्होंने आगामी समय में अन्य मामलों के भी और खुलासे होने की भी संभावना जताई है। वहीं व्यापारियों से भी पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने में सहयोग करने की भी बात कही। सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना कायम थी, इसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए का मुश्किल था। उसको बालाघाट पुलिस और पूरी टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर पेश किया गया है। आरोपी को भी 2 आरोपी को बरामद किया गया। पूरा मशहूर लगभग 5 से 6 लाख रुपए का मशहूर का भी निसंदेह एडिशनल एसपी बालाघाट विजय, एसपी अंजू और इंस्पेक्टर विकास उनकी पूरी टीम लगातार इसमें दिन रात एक करके मेहनत की है। और इनिशियल लीड समय जिस दिन घटना हुई उसी रात को हम लोगों ने प्रयास किया था कि अधिकतम लीड मिल जाए। जिस तरह का घटनाक्रम है वो आप लोगों ने देखा भी होगा, उसके सीसीटीवी फुटेजेस भी आए हैं और विदिन 24 आवर्स इसमें हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को राउंड अप करके पूरा सामान जब्त किया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और वाराणसी तहसील कार्यालय के पटवारी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बीते करीब 14 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को अपने कार्यों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, तो वहीं शासन के कार्य भी बाधित पड़े हुए हैं। ऐसे में आम नागरिकों के द्वारा शासन प्रशासन से पटवारियों की मांगे पूर्ण कर हड़ताल समाप्त करने की मांग की गई। देखने में आ रहा है कि किसानों के खेती कार्य में गिरदावरी, पीएम किसान पंजीयन व युवाओं के सेंट्रल के जाति प्रमाण पत्र व विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्र के किसानों व युवाओं को तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे, परंतु पटवारी हड़ताल पर होने से उनके कार्य संपादित नहीं हो पा रहे। प्रशासन के द्वारा राजस्व निरीक्षकों के माध्यम से दैनिक कार्य के लिए व्यवस्था तो बनाई गई, परंतु वहाँ भी कई कार्यों को करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। ऐसे में तहसील कार्यालय आने जाने वाले लोगों को हताश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वाराणसी अनुविभाग में बड़ी संख्या में युवाओं का चयन पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी आईटीबीपी, सीआरपीएफ व अन्य बल में हुआ है, जिनका ज्वाइनिंग लेटर उन्हें मिल चुका है। उन्हें 18 सितंबर तक अन्य निर्धारित तिथियों तक ज्वाइनिंग लेना है। ऐसे में उनको सेंट्रल के जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज तैयार करने हैं, जिसमें पटवारी, पंचनामा व प्रतिवेदन आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह तहसील कार्यालय या राजस्व निरीक्षक के चक्कर लगा रहे, परंतु उनका कार्य समय रहते पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जिसमें कुछ लोगों के पटवारी प्रतिवेदन बन गए, बाकी अन्य लोग परेशान हैं, जो शासन प्रशासन से तत्काल ही व्यवस्था बनाने की मांग कर रहे हैं। हुआ था तहसील सर, मैं आया था, मेरे दो फ्रेंड थे, उनका एक सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनाने को मैंने लगभग 1 हफ्ते से दिया हुआ था, लेकिन पटवारी साहब लोगों की स्ट्राइक के कारण बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र में, सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र में जैसे बंटवारा होता है तो तहसीलदार महोदय कहते हैं कि जब तक पटवारी जी की साइन नहीं होगी हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी फिर क्या बोल रहे हैं, कुछ चर्चा हुई होगी? चर्चा हुई थी, मैं पटवारी जी से बात किया था, जिलाध्यक्ष जी से बात किया था, तो बोले कि हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अपनी हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या समस्या होगी? समस्या बहुत सारी हो रही हैं आपके जैसे और आते होंगे किसान। दिन भर वहाँ बैठे हैं, आप चेयर में जाके देख लीजिए, एसडीएम मैडम की कुर्सी के पास में सुबह 9 बजे से 10 बजे से युवा लोग बैठे रहते हैं, जिनकी जॉब का सवाल है, नौकरियों का सवाल है, उनकी सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे, भारी परेशानियाँ हो रही है। कितने दिनों से हड़ताल पर आप लोग? 28 तारीख से। क्या क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग तो मेन मांग है सर, रेट पे जो है हम लोग 2800 की मांग कर रहे हैं।
शासन से हम कई सालों से लगे हुए हैं, लेकिन ग्रेड पे विसंगति जो है हमारी दूर नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग फिर से हड़ताल पर बैठे हैं सर। और कब तक हड़ताल चलेगी? सर जैसे अनिश्चित चलेगी जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं मान ली जाती। अभी जैसे कई कार्य बाधित हो रहे होंगे। हाँ सर, किसानों के कई कार्य बाधित तो हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? अभी सर ऐसा कुछ नहीं। कब तक रहेगी हड़ताल? सर अनिश्चितकालीन है, जब तक ग्रेड पे को लेकर के कोई आदेश नहीं हो जाता तब तक हम लोग हड़ताल पे। ऐसी कितने पटवारी है जो अभी बैठी हुई हड़ताल पर? समस्त मध्य प्रदेश के समस्त पटवारी बैठे हैं सर हड़ताल पे। सर वर्तमान में पटवारी जो है हड़ताल पर चल रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि समस्या किसानों को ना हो, क्योंकि अभी वर्तमान में किसानों को अधिक काम रहता है पटवारी का। अभी क्या है, पटवारी की हड़ताल हो जाने से बहुत सारे कार्य प्रभावित हैं। इसमें पीएम किसान में जो है रजिस्ट्रेशन है, पटवारी सारा ID से लॉग आउट हो जाने के कारण नहीं हो पा रहे हैं। गिरदावरी का भी हमारा कार्य प्रभावित है, स्वामित्व योजना का भी कार्य प्रभावित है। जो अन्य आवश्यक कार्य हैं उसके लिए हम लोगों ने राजस्व निरीक्षक को जिम्मेदारी दी है, जिससे कि जो अर्जेंट वर्क हैं वो प्रभावित ना हो, हमारे रूटीन वर्क प्रभावित हो।